मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या हैदराबाद का गढ़ बचाने के लिए इस बार अजदुद्दीन ओवैसी को मुश्किल हो रही है? क्या माधवी लता की एंट्री से ओवैसी का 40 साल पुराना जो किला है वो हिल गया? क्या मुसलमानों को भड़काकर ओवैसी ब्रदर्स 2024 के चुनाव में वोट पाएंगे? देखिए, यह सवाल है। यह सवाल इसीलिए क्योंकि जूनियर ओवैसी ने ऐसी ही नफरती बयानबाजी की। हालांकि इतिहास में भी पहले भी ऐसी विवादित नफरती बयानबाजी कर चुके हैं अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच मोदी सरकार को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार को धमकी भरे लहजे में चैलेंज दे रहे हैं कि हैदराबाद में जिसको उनके खिलाफ लड़ना है आ जाए, देख लेते हैं किसमें कितना है दम। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी ओवैसी भाइयों पर जोरदार पलटवार कर रही हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रही। और इस बीच अजदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम महिलाओं से 3 तलाक और CAA के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट सबसे पहले आपके सामने। चुनावी मौसम में ओवैसी ब्रदर्स अपना किला बचाने के लिए भड़काऊ तकरीर पर उतर आए हैं। बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक CAA के नाम पर भड़का रहे हैं, तो छोटे भाई तो मोदी सरकार के खिलाफ जहरीले बोल रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीरों में जमकर जहर उगल रहे हैं। मुस्लिम वोट पाने के लिए मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। गौर करो, बेरोजगारी मंजूर है, बदहाली मंजूर है, मुल्क के कमजोर सरहदों की परवाह नहीं, लेकिन इनको फिक्र है तो क्या? बस ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो, इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो, बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो, हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। आप गौर करो, मुल्क का मसला क्या हिजाब है? क्या मुल्क का मसला मस्जिद मंदिर है? क्या मुल्क का मसला क्या दाढ़ी के नाम पर ट्रेन में गोलियां मारना है? मुल्क का मसला अगर है तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। अब की बार हैदराबाद सीट पर ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी की माधवी लता ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। जिस सीट को ओवैसी परिवार अपनी विरासत समझता था, अब की बार मुकाबला जोरदार होने वाला है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बड़े भाई और हैदराबाद से AIMIM सांसद और मौजूदा उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के लिए खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। वो असदुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता को खुलकर ललकार रहे हैं, धमका रहे हैं। तो माधवी लता भी पलटवार कर रही हैं कि अब हैदराबाद में AIMIM का टाइम खत्म हो चुका है। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ, बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं। रेड्डी आ रहे, आ जाए, कोई बात नहीं। राम आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें है। देखते हैं किसमें कितना दम है। अभी साउथ पे अमित शाह भाई और मोदी भाई का कंसंट्रेट करने का एक ही वजह है, इस प्रकार के AIMIM वाले जो पार्टियां आती हैं उनको भड़काकर, उनको भी गलत रास्ता दिखाकर, उनको प्रॉपर्टीज़ों का, पैसों का और मुस्लिम वोटों का लालच दिखाकर जो गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे तमिलनाडु में सनातन धर्म को मुंह में आए जैसा बात कर रहे हैं। अब मोदी भाई और अमित भाई समझ लिए, वक्त आ गया कि यहाँ के लोगों को सच पता लगना चाहिए। अकबरुद्दीन दावा कर रहे हैं कि इस बार ज्यादा वोट से बाजी मारेंगे, तो माधवी लता कह रही हैं कि AIMIM को हैदराबाद से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ बैठे लोग और यहाँ बैठे लोग और वो लोग जो घरों में सुन रहे हैं, हम सब मिलकर चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, कारवान और दूसरे हल्के जो हैदराबाद पार्लियामेंट में आते हैं, चार मीनार हो या गोशा महल हो,
पहले से ज्यादा वोट देंगे, मेजॉरिटी के साथ वोट दिलाकर कामयाब करेंगे सदर। चंद मर्दों का राज्य चले न का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको हम निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। औरत के लिए ठहरेंगे। औरत का सवाल है ये, औरत का इज्जत का सवाल है ये, और औरत का ये फ्रीडम का सवाल है, स्वेच्छा का सवाल है। हम सब एक है यहाँ पर। हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों के में बहता है। क्या हमको हक नहीं है उनके समान ठहरने के लिए? क्या समझते हैं? सालों से दबा के रखना चाह रहे हैं औरतों को। चुप नहीं बैठेंगे अब की बार। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए, या हिंदू औरत रहने दीजिए, या दलित औरत रहने दीजिए। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मोहल्लों में महिलाओं को 3 तलाक और सीएए के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप तमाम से अपील है, 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ, CAA कानून के खिलाफ तवज्जो दीजिए। आप लोग देते रहने का इंशाल्लाह तो और जरूरी ताकत के साथ एक वोट का इस्तेमाल करो मेरी बहन। सलाम वालेकुम। सवाल है, क्या माधवी लता के मैदान में उतरने से ओवैसी ब्रदर्स घबरा गए हैं? सवाल ये भी है कि कब तक मुसलमानों को भड़काकर ओवैसी भाईजान वोट की सियासत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। हमारे साथ में आदिल हसन साहब, प्रवक्ता AIMIM के जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदिल हसन साहब, माधवी लता इतनी हावी हो गई है क्या कि अब इस तरह की बयानबाजी का सहारा लेना पड़ रहा है ओवैसी भाइयों को? अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चों को जब मुफ्त में पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को, ठेला वाले, रिक्शा वाले, अनाथ बच्चों को, तो मीडिया उनको भी दिखाए। 10,000 बच्चों को जो पढ़ाते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो दूसरे सिविल सर्विस की तैयारी, SSC की तैयारी में फ्री में कोचिंग करवाते हैं, वो भी देखिए। 6,000 मतलब आप एक अच्छा काम करो, आप एक अच्छा काम करो और उसके बाद आप लोगों को भड़का दो और आप उम्मीद करते हैं कि उनको दोनों को तराजू में बराबर का दिखाया जाए। सुनिए, बोलने दीजिएगा तो मैं बैठूंगा, नहीं बोलने दीजिएगा नहीं, तो अगर आप जो मैंने आपसे सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए ना। लेट मी स्पीक। मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं दे रहा हूं जवाब, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। साइबेरियन क्रेन आप देखे हैं? भारत में जब ठंडा पड़ता है तो भारत में आ जाती है। बतला दीजिए, माधवी लता का हॉस्पिटल है, विरिंची हॉस्पिटल है, आज तक 10 पेशेंट का भी वो बता दे जिसको फ्री में इलाज और डिस्काउंट में इलाज कराया है। अरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में यशोदा हॉस्पिटल से बीजेपी चंदा ली है, इनकम टैक्स को ईडी को भेजी है। तो फिर भड़काने वाली बात क्यों आ गई जब माधवी लता का कोई वजूद ही नहीं है? रहेगी हसन भाई, टीवी का TRP है। आदिल भाई सुनिए ना, जब माधवी लता का कोई वजूद ही नहीं है, वहां पर वो कोई टक्कर ही नहीं दे रही है, फिर लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? ये हमारी जुबान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यही हैदराबादी जुबान है जो दिल्ली को खटकती है, जो दिल्ली को दिक्कत होता है। आपको देखना चाहिए कि हैदराबाद निजाम ने 5 टन सोना दिया जब देश को जरूरत पड़ी। आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी भाजपाई ने नहीं दिया, किसी RSS चड्डीधारी ने नहीं दिया। वही निजाम हैदराबाद ने दिया। नहीं, अगर उसी जबान में आपसे बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। हम जवाब उसी जुबान में अगर आपसे बात की जाए तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ढुकना नहीं। सुनिए ना आदिल भाई, जिस जुबान की आप बात कर रहे हैं, अगर उसी जुबान में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। अरे आप जवाब दीजिए ना। मुझे ये बताइए ना, ये जो कहा जा रहा है कि ये टोपी पहना है इसको गोली मार दो, ये दाढ़ी है तो इसको मार डालो, यही किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अफराजुल को, तो इसीलिए आप टोपी और दाढ़ी नहीं रखते क्या? इसीलिए आप टोपी नहीं पहनते, इसलिए आप दाढ़ी नहीं रखते क्या? हाफिज साहब को किसने मारा गुड़गांव में? हाफिज साहब को किसने मारा गुड़गांव में? RPF चेतन शर्मा किसने मारा ट्रेन में? तो वो बीजेपी आके मार के चली गई। मतलब कैसी बातें आप करते हैं? आप लोगों को भड़काने के लिए कुछ भी बोलेंगे, माहौल खराब आप करेंगे। अरे नाथूराम गोडसे को किसने? नहीं, आप माहौल खराब करेंगे। अब आप गोडसे के पास भी चला जाइए। बात हैदराबाद की हो रही है ना, बात हैदराबाद की हो रही है कि नहीं? वही हैदराबाद में देखिए। मुझे यह बताइए कि मुसलमानों के बीच में उनको डर दिखा के कि बीजेपी वाले आएंगे आपको मार देंगे, ये आप करना क्या चाह रहे हैं? सुनिए, हमें मुसलमान को डराने की जरूरत नहीं। मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजलूमों के लिए हम चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं।
सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं? अकबरुद्दीन ने पहले भी विवादित बयान दिया था, इस बात फिर से विवादित बयान दिया था। ये दक्कनी जुबान है, सीखिए, इसका आदत डालिए। नहीं, ये सुनिए, अगर ऐसी आपकी जुबान है तो ऐसी जुबान सुनने की मेरे को आदत नहीं डालनी है कि अगर वहां पर यह कहा जाए कि इसने टोपी पहना है तो इसको मार डालो, इसने दाढ़ी पहना है तो इसको गोली मार दो, इसकी लिंचिंग कर दो, ये कोई जुबान नहीं है। अरे ये भड़काऊ बयानबाजी है, ये समझ लीजिए आप। मुमताज आलम रिजवी साहब, बाबू बजरंगी, अच्छा ठीक है, बाकी लोगों से बात कर लेता हूं। देखिए पूरा टाइम, अच्छा इतना मौका दे दिया, अब रुकिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं बहुत आदर सम्मान के साथ ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो, ये दाढ़ी है तो इसको मार डालो, क्या ये मुसलमानों को डर दिखाने की कोशिश नहीं है? तो क्या है ये बताइए आप। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक चीज बताऊं कि मुसलमानों को जिस तरीके से एक तबका जो है वो चारा और दूसरा बेचारा, इस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, और ये बिल्कुल कतई अच्छा नहीं है। और मुसलमानों को खौफजदा करके या नफरत अगर कोई फैला रहा है तो हम भी नफरत फैलाएंगे, कोई कांटा राह में बिछा रहा है तो हम भी कांटा बिछाएंगे। न तो ये हमारा दीन सिखाता है, न तो इस्लाम सिखाता है। हमारी जबान मोहब्बत की है और हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई किसी को खौफजदा कर रहा है तो उसके खौफ को उसके दिलों से निकाला जाए, ना कि और खौफ पैदा किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो राजनीति जिस तरह की जा रही है, और बीजेपी या अपोजिशन में जो भी पार्टियां हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वो उनको लगता है कि बीजेपी से लड़ करके ही हमें वोट मिलेगा, चाहे ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, या जो उनको लगता है कि बीजेपी के आमने सामने खड़े हो जाओ, वो उनको गाली दे, वो उनको गाली दे, हाँ। तो वोट जो है वो वोट बैंक हमारा हिंदू वोट जो है वो उधर चला जाएगा, मुस्लिम वोट उधर चला जाएगा। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है इस चुनाव में। इस चुनाव में जो डेवलपमेंट, रिजवी साहब जिम्मेदारी के साथ आप बात रख रहे हैं, दोनों पहलुओं की आप बात रख रहे हैं। रिजवी साहब, मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूं अभी शुरुआती तौर पर, क्या ये भड़काऊ बयान की श्रेणी में नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये कहना, और खास तौर से जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अभी बोल रहे थे तो आपने भी वो सवाल उठाया, और मैं भी, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को टोपी लगाना चाहिए कम से कम, न दाढ़ी रखे तो टोपी लगा तो बात करें। तो मुझे लग रहा है, और फिर आप देखिए दोनों ब्रदर, शायद वो डर जो वो डर जो लोगों को शायद दिखा रहे हैं, क्या वो खुद ही महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो वो मुत्तकी हमें लगते हैं, क्योंकि टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखे हुए, माशाल्लाह, नमाज की तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी को भी उन्हीं अपने बड़े भाई को ही फॉलो करना चाहिए। और ये ज्ञान दूसरों को बांटने के लिए बहुत बेहतर होता है शायद, लेकिन खुद पर अमल नहीं कर पाते हैं ना, यही दिक्कत है कि दूसरों को आप कुछ भी बोलिए, लेकिन जब खुद की बात आती है तब नहीं कर पाते। एक छोटा सा रिएक्शन आदिल भाई, फिर टिमरेवाल जी। पूछिए जो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, पहले अपने टोपी पहन ले। अब आपको उनसे भी दिक्कत है, अरे आपको उनसे भी दिक्कत है, अब आपको उनसे भी दिक्कत है। आपने क्यों नहीं टोपी पहनी आदिल हसन भाई? आपने टोपी क्यों नहीं पहनी है? आपने क्यों नहीं टोपी पहनी है? आपने क्यों नहीं दाढ़ी बढ़ाई है? क्या टोपी और दाढ़ी पहचान है? दाढ़ी वाले को मार डालो, टोपी दाढ़ी पहचान है। नहीं मारा है क्या रिजवी साहब? नहीं आदिल भाई, आपने क्यों नहीं, आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? आदिल भाई क्यों नहीं पहनी टोपी? आप उनसे पूछ रहे हैं, आप रिजवी साहब से पूछ रहे हैं आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? मिर्ची क्यों लग गई आपको? मिर्ची नहीं लग गई इतनी? मिर्ची नहीं लग गई, क्यों मिर्ची लग गई? मिर्ची नहीं लग गई, मुझे लग रहा है कि मिर्ची लग गई। ये लीजिए पहन ली टोपी। अच्छी बात है, दुकानदारी चलेगी। नहीं, अब आप बताइए आपकी कहाँ है? अरे आपकी टोपी कहाँ गई? आदिल भाई आपकी टोपी कहाँ है? आपकी टोपी कहाँ है? क्यों? अगर आप मेरे मेहमान से नहीं आदिल भाई, अब आपको जब खुद पे आता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? आप अगर मेरे मेहमान से, जिनको मैंने सम्मान के साथ बुलाया है, आप उनसे ये सवाल पूछेंगे, अब वो सवाल जब बैक फायर हो रहा है तो आप नहीं, तो आपको मिर्ची लग रही है। अरे मिर्ची नहीं लग रही है, अपनी मर्जी से टोपी पहनेंगे। हाँ, तो अपनी मर्जी से वो भी पहनेंगे, अपनी मर्जी से वो भी पहनेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है उनसे पूछने का। लो, मुसलमानों की आप बात करते हैं, एक मिनट, ये बात समझनी चाहिए सबको। मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों को डर दिखाते हैं कि आपको गोली मार दी जाएगी, आपकी लिंचिंग कर दी जाएगी, और यहाँ पर एक मुस्लिम स्कॉलर से आप बोलते हैं कि आपकी टोपी कहाँ है? वाह प्रियंका टिमरेवाल जी, ये तो हो गई अकबरुद्दीन ओवैसी की बात। एक मिनट रुकिए,
देखिए सारे मेहमान हैं, तुरंत आता हूं सबके पास। प्रियंका टिब्रेवाल जी, ये तो ओवैसी साहब, अजदुद्दीन छोटे वाले की बात हो गई। अब अजदुद्दीन साहब मुस्लिम महिलाओं के पास जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि 3 तलाक के कानून के खिलाफ वोट कीजिए। देखिए, एक महिला जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है माधवी लता, एक महिला दोनों भाइयों पर, AIMIM पर भारी। देखिए, ये होती है नारी की शक्ति। अब एक नारी से इनको कितनी असुविधा हो रही है। अभी ये भाई साहब कह रहे थे, इन्होंने अभी एक कमेंट दिया कि टोपी पहन लीजिए, आपकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। इसी बात से आप समझ जाइए ये क्या कहना चाहते हैं। यानी टोपी और दाढ़ी के नाम पर ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं, इसीलिए ये सामने वाले को भी यही सलाह दे रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगी कि 3 तलाक जैसे मुद्दे पर ये आज जो है लोगों को भड़का रहे हैं। पहले तो इन दोनों भाइयों को बोलिए कि अपने एक परिवार की सूची निकालें जिसमें 3 तलाक और हलाला कितने बार इनके परिवार में हुआ है, उसको ये सबके समक्ष रखें, उसके बाद जनता की बात करें। देखिए, आज नारियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है उससे इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए ये 3 तलाक जैसे मुद्दे का भी विरोध करते थे, इसीलिए ये CAA जैसे मुद्दे का भी विरोध करते थे। ये अपनी भाषण में खुद ही कह रहे हैं कि हिजाब, टोपी वाले या जो नमाजी हैं उनको गोली मार दी जाती है। तो भड़काऊ जो है बयानबाजी आपने इनकी सुनी, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो भड़काऊ भाषण देने में नहीं बल्कि देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश की समृद्धि में, देश के कल्याण पर विचार करते हुए अपनी विचारधारा को आगे पहुंचाती है। सिर्फ यही नहीं, आप तो ये माधवी लता की वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है क्या प्रियंका जी? सॉरी, माधवी लता की वजह से ही जो मजबूत दावेदारी पेश कर रही है उसी वजह से ये बयानबाजी है? बिल्कुल हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि एक नारी दोनों भाइयों पर। ठीक है, तुरंत जवाब दे दीजिए हसन भाई, तुरंत जवाब दीजिए। जहां वंचितों की बात करते हैं, आ रहा हूं प्रियंका जी प्लीज, हम युवा की बात करते हैं तो ये टोपी वालों की बात। प्रियंका जी तुरंत जवाब ले लेता हूं, फिर वरुण जी। हाँ हसन भाई। हिमांशु साहब, हाफिज साद साहब मरहूम को गुड़गांव में मस्जिद में गोली मारी गई। ट्रेन में चेतन शर्मा ने 4 मुस्लिम को जिनके दाढ़ी टोपी था उनको मारी गई। जाकर जुनैद नसीर को जिंदा जलाया गया। हम अपनी आवाज उठाएंगे, नरेंद्र मोदी सरकार से हम नहीं डरते हैं। अरे वो आवाज पहले आप तक, खुद तक तो पहुंचनी चाहिए। वो आवाज पहले खुद तक तो अपनी पहुंचाइए, उसके बाद आप दूसरों तक पहुंचाइए। यही मेरा सवाल था, यही मेरी बात थी। हिमांशु जी, जल्दी से सभी मेहमानों से मैं बात कर लूं। देखिए 2 और बच्चे, हसन भाई 2 मेहमान और बच्चे, उनसे भी तुरंत बात कर लेता हूँ। 10 सेकंड। आपको इतना मुसलमान का दुखता है तो बताइए, तो आप पश्चिम बंगाल क्यों नहीं आते? हिमांशु भाई बोलिए। मैडम को बोलिए, इतना चिंता मुस्लिम महिलाओं की है तो गुजरात वाली हमारी जो भाभी है उनका भी चिंता। बस मैं जानता था कि वहीं पहुंचेंगे आप। अरे भाई, मैं तो आपसे यही कह रही हूँ भाई साहब, अगर आपको इतनी चिंता है यहाँ से। मैं सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जिनको जो परेशानी होती है अपने घर की परेशानी नहीं देखते हैं, बाहर की बात तुरंत कर लेते हैं। वरुण पुरोहित जी, एक मिनट। वरुण पुरोहित जी, बहुत देर से आपके पास आया हूं, चक्रपाणी महाराज जी के पास भी देर से आऊंगा, लेकिन वरुण पुरोहित जी ये बताइए, ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे यहां पर उठने चाहिए? मतलब आप खुलेआम किसी को डरा रहे हैं, खुलेआम आप किसी के मन में डर पैदा कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, क्या ये सही है? देखिए हिमांशु जी, हिंदुस्तान का आदमी किसी से डरता नहीं है, वोटर अपने हिसाब से वोट देता है। आपने इसलिए चुनाव देखे, अगर वोटर इंटेलिजेंट नहीं होता है तो वही सरकारें रिपीट होती चली जाती, राज्यों में बदलते हैं, सब बदलते हैं, तो वोटर हिंदुस्तान का इंटेलिजेंट है। जो आप बात कर रहे हो शाब्दिक आचरण की, हमारे यहाँ प्रोविजन किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। वो किस लिए कंडक्ट है भाई? कंडक्ट आप चुनाव में, कम से कम चुनाव में भाषा का प्रयोग सही करें, इसलिए किया गया। शाब्दिक आचरण मैंने आपको हमेशा कहा, पिछले 8-10 सालों में जबरदस्त गिरावट आई है। वोट लेने के लिए आप कुछ भी करते हो, असली बात। फिर दूसरी बात जो आप कर रहे हो 3 तलाक वाली, देखिए हमारी जो भारतीय सोसाइटी है, समाज है, हमारा दर्शन है, हमारी संस्कृति है, प्रोग्रेसिव और डायनामिक है। जैसे जैसे आगे समाज बढ़ता है, सामाजिक कुरीतियों का हम दूर करते हैं, तो 3 तलाक की कुरीति तो दूर हो गई, उसके लिए तो प्रसन्नता होनी चाहिए। हाँ, ये है सबको समाज को साथ लेके डिस्कशन करके करना है, तो वो प्रोसेस की हो सकता है किसी को ऑब्जेक्शन हो। तीसरी बात, आप हर बात मुसलमान है कोई अपनी करते हैं, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ भाई, ब्राह्मणों की कितनी हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में सब जगह, तो हम तो नहीं चिल्ला रहे। तो ब्राह्मण को हक नहीं के बोलने का, तो समाज को डिवाइड करना मुझे नहीं उचित लगता, आपस में किसी को डिवाइड किया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जो बात कर रहे हो हैदराबाद की, देखिए ओवैसी साहब जीत के आते हैं लगातार, तो इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल है, जनप्रतिनिधि है, जनता जब भी चुन रही है ऐसे आदमी तो, लेकिन उनको जो है अपने भाई को या जो भी उनके पार्टी के लोग हैं उनको एक आचरण के बंधन में रखना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को अपने एक शाब्दिक आचरण के बंधन में रहना चाहिए। जब एक समाज और अच्छा होगा और चुनाव ढंग से होगा। ये बात आपने बिल्कुल सही की। मैं तो कहता हूं दोनों तरफ जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान है, वो शाब्दिक आचरण अपना बहुत अच्छा रखें। ये जनता देखती है।
10 सेकंड। हाँ, ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन के हाथ में ऐसी पावर होनी चाहिए, खाली ऑर्नामेंटल हेड नहीं रहे कि कोई भी गड़बड़ करता है, चार्ती का आचरण है तो तुरंत उसको संज्ञान मिले। खाली नोटिस देते हैं, फिर वो 10-10 साल तक केस चलता है। देखिए, ये फिरोज जी आपने दिल की बात बोल दी मेरे, आपने दिल की बात बोल दी कि खुलेआम यहाँ पर धमकियां दी जा रही है, खुलेआम डराया जा रहा है, तो यहाँ पर तो कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये तो जनता को देखना भी है। चक्रपाणी महाराज जी, पहले भी छोटे वाले जो ओवैसी साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी की बात की जा रही है, उनके बयान सभी जगह चर्चाओं में है कि कैसे बयानबाजी करते रहे हैं। इस बार फिर से वो बयानबाजी कर रहे हैं और खुलेआम इस बार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है ऐसे वक्त पर? देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में हर व्यक्ति देश से प्रेम करता है और राष्ट्रवादी विचारधारा है, लेकिन उसी में आप ये देखेंगे, इतिहास थोड़ी सी खंगालेंगे तो अल्लामा इकबाल है या मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने देश विभाजन के जिम्मेदार थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही कहा ना, मुसलमानों को भड़काने का काम किया कि मुस्लिम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। हाँ। यहाँ पे धर्म सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे तौर तरीके खान पान अलग है भाई, हमें अलग देश चाहिए। और उसी पद चिन्ह पे, यानी जिन्ना मानसिकता के पद चिन्हों पे यह वैसी बंधु चल रहा है, आप जरा समझिए, और इनकी पार्टी चल रही है। यह देश विभाजनकारी सोच के लोग हैं, ये चाहते हैं उन मुस्लिम भाइयों को भड़काना। आप देखो, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मुमताज भाई, मुमताज भाई एक राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। वो जब बात कर रहे हैं तो इनको चैलेंज कर रहे हैं उनके एएमआई के प्रवक्ता। साफ शब्दों में है कि जो विभाजनकारी विचारधारा को जो जिन्ना ने, अल्लामा इकबाल ने, इन लोगों ने करके देश विभाजन कराया, निश्चित रूप से उसी रूप में वैसी बंधु आए हैं। और उन्होंने जो टीम बनाई है, जो पार्टी बनाई है, ये पूरी एक संगठित गिरोह है। और यह गिरोह चाहता है कि देश में उन कट्टरपंथियों को, उन राजद्रोहियों को एक इकट्ठा करके देश के खिलाफ जहर पैदा किया जाए। इनके अगर जांच किया जाए तो कितने लोग जो है पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग लेकर के काम कर रहे हैं। आप जरा याद होगा आपको हिमांशु जी कि आप देखो, इन्होंने तो मां कौशल्या के बारे में कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की। भगवान राम मंदिर पे जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी की। तो ये न न्यायालय को मानते हैं, न मीडिया को मानते हैं, न सरकार को मानते हैं। और ये बदलना चाहिए इनको, ये बदलना चाहिए ना, एक उदाहरण पेश कर सकें, लोगों के बीच में एकता की बात करें, तो ये ज्यादा सही है। हसन भाई आप कुछ कह रहे हैं, आदिल भाई कुछ कह रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर जो मुमताज साहब बैठे हैं, कल तक एमआईएम के कलीमुल हफीज अध्यक्ष जी के साथ बैठते थे। उस वक्त अकबर ओवैसी साहब बहुत अच्छे थे, बैरिस्टर साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, तो आपको इस बात का गुरेज है, आपको इस बात की तकलीफ हो रही है कि कल वो एआईएमआईएम के साथ में बैठे थे लेकिन आज आपके साथ में नहीं बोल रहे हैं, इस बात की आपत्ति आपको? ट्वीट मौजूद है, सुनिए, बदल गया होगा। आदिल साहब मैं सुन लीजिए, ऐसा है कि मेरा ट्वीट पढ़ लीजिए। नहीं, अरे रिजवी साहब, एक मिनट, रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब, उनको दिक्कत इस बात से है कि कल तक आप एआईएमआईएम के साथ में बैठे थे लेकिन आज भड़काऊ बयानबाजी की खिलाफत आप कर रहे हैं। ऐसा है, मुझे लगा था कि शायद वहाँ पे जाहिल ज्यादा है, मैं जाऊंगा तो कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जाहिलों का बाजार गर्म है और मैं वहाँ से भागा 1 ही महीने में। मैंने कहा मैं कहाँ फंस गया भाई यहाँ पे, तो मैंने ट्वीट किया, वो ट्वीट मौजूद है। क्या ट्वीट किया था आपने रिजवी साहब, क्या ट्वीट किया था बताइए? मैंने ट्वीट किया था कि जहाँ बोलने की आजादी ना हो, हाँ, रुकना ठीक नहीं है, और देश जो है अकबर ओवैसी साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, आदिल हसन साहब सुनिए, आदिल हसन साहब, वो उनका जवाब सुन लीजिए। जो आपने बोला ना कि कल तक ये एआईएमआईएम के साथ में थे, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है। अब आप सुनना चाहेंगे तो सुन लेंगे। सुन लीजिए इनका। अकबर ओवैसी साहब, यही दिक्कत है कि आपको सुनना नहीं है, यही दिक्कत है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनना नहीं है। अकबर ओवैसी साहब गरीबों का धड़कता हुआ दिल है, गरीबों को। अकबर ओवैसी साहब गरीबों की आवाज है, अकबर ओवैसी साहब मजलूमों की। अरे गरीबों की आवाज है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पढ़ाते हैं, जिनको आप साहब बोल रहे हैं, वो जरा देख तो लीजिए कैसे बयान दे रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिशियन नहीं पढ़ाता है। वो आप देख तो लीजिए कैसे बयान दे रहे हैं। मदद की, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। कोविड में जो अकबर ओवैसी साहब जो विवादित बयान देते हैं उनका नाम क्या है? जो विवादित बयान देते हैं, अरे उनका नाम क्या है? अच्छा, वो लगता है विवादित? नहीं, वो आपकी आदत है क्या? वो आपको लगता है वो? अच्छा, ये विवादित नहीं है, ये विवादित नहीं है
कि गोली मार दी जाएगी? एक बात हक बोले हैं हिमांशु जी। आप अगर सुनिए मेरी बात, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जो आप बोल रहे हैं गरीबों के मसीहा हैं, उनके दिल की धड़कन है, उनसे ये बोलते हैं कि मैं आपको शिक्षा दिलाऊंगा, मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा, मैं आपको ऊपर उठाऊंगा, तो ठीक है, समझ में आता। सुनिए, अकबर ओवैसी साहब गरीब मजलूमों की आवाज और जो अरे पता नहीं कौन सा आपका प्ले बटन दब गया है कि महिमा मंडन किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ वही दिखाई देता है, वही सुनाई देता है जो आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ये कौन सी कैसेट फिट कर दी है? अकबर ओवैसी साहब को मेरी उम्र लग जाए। अरे वाह, अरे वाह, की आवाज है। प्रियंका जी, हिमांशु जी बताइए बोल रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को इनकी उम्र लग जाए। भैया बड़ी बात ये है ना, ये अकबरुद्दीन जैसे जो लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, लोगों में कैसा माहौल पैदा कर रहा है वो आप नहीं समझ रहे। प्रियंका जी की बात सुन लीजिए। ये फंडिंग और इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए पैसे आ कहां से रहे हैं, सारा जो विषय जो है ना उसी से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है धन के आधार पर राजनीति करती है, जबकि ये आप देख लीजिए कि मुसलमानों को भड़काने की और धन की राजनीति कौन करता है? इनके जैसे लोग करते हैं। ये एक्चुअली और कुछ नहीं, भाड़े के टट्टू हैं जो लोगों से पैसे बटोरते हैं और यहाँ देश में जो है वो आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए 3 तलाक पे क्या कहेंगे? आदिल हसन मेरे को बताइए, 3 तलाक कानून वो वंचितों के सही था गलत था? भारतीय जनता पार्टी हटाया गलत किया सही किया? युवाओं को, महिलाओं को एकदम गलत था। क्यों? बताइए। प्रियंका जी प्लीज एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। महिलाओं की की बात हो रही है, बताइए 3 तलाक कानून का विरोध क्यों? आदिल हसन बताइए। सुनिए, इसलिए कानून गलत है क्योंकि जो पति अगर तलाक देके उसको जेल भेज दीजिएगा तो 3 साल मेंटेनेंस कौन देगा? अमित शाह साहब देंगे कि नरेंद्र मोदी जी देंगे कि प्रियंका जी देंगी? बतलाए कौन देगा उसको मेंटेनेंस? उसको आप जेल भेज दीजिएगा तो घर का खर्चा। अच्छा, तो एक के बाद दूसरी शादी हो, दूसरी के बाद तीसरी शादी हो, इसमें आप खुश हैं? इसमें आप खुश हैं? अदृश्य हो जाने का क्या? नहीं, इसमें आप खुश हैं? एक के बाद दूसरी हो, दूसरी के बाद तीसरी हो, बताइए। नहीं, ये 3 तलाक ये क्या कर रहा है? अरे भाजपा, अरे महिलाओं से आपने पूछा, आपने अपने घर में पूछा कि 3 तलाक कानून जो बनाया गया ये सही है या गलत? पूछा आपने? पूरे भारत के लोगों ने, मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया। तो वो कौन सी महिलाएं जो खुलकर सामने आती है, बोलती है अच्छा किया, कानून बना दिया? नरेंद्र मोदी सरकार ने गलत फैसला लिया, जबरदस्ती कानून थोपा है। जो गुजरात में भाभी का चिंता नहीं करे, क्योंकि कई बार आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी भाभी का चिंता कीजिए ना, गुजरात की भाभी। नहीं, मुझे ये बताइए, अगर मैं नहीं आप गुजरात, आप किसी के घर पे जा रहे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ आदिल भाई, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर आपके घर में कभी ऐसी कंडीशन आए तब आप क्या कहेंगे? ये जो पैसे तब आप समर्थन करेंगे 3 तलाक का? हम इंसाफ मांग रहे हैं, समर्थन करेंगे 3 तलाक का अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन आएगी तो? सुनिए, इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, 7 जन्म जन्मांतर। यही अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम शादी, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम दूसरा शादी करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जीप बना के नहीं रखते। कैसी बातें कर रहे हैं? महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शादी करते हैं, उसको हिस्सा देते हैं, उसके बेटा को अपना नाम कॉन्ट्रैक्ट है। उसका बेटा बेटी को नाम देते हैं। वरुण जी प्लीज, वरुण जी तुरंत रिएक्शन प्लीज। वरुण जी 30 सेकंड है। हिमांशु जी 30 सेकंड है। सामाजिक कुरीतियां जैसे सती प्रथा थी, एबॉलिशन किया कि नहीं? राजा राममोहन रॉय ने, सबने आंदोलन किया। बिल्कुल, सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके लिए हम सबको एक होकर के बात करनी चाहिए। सामाजिक कुरीति है तो उसको हटाना चाहिए, इसमें क्या बात है? इसमें क्या बुरी बात है? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जहां तक बात होनी चाहिए शाब्दिक आचरण की, मैंने कहा हमारे पूर्वजों को पता था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए चुनाव में, जिससे सबका शाब्दिक आचरण सही रहे, चुनाव में एक दूसरे पे आरोप लगा के गंदी भाषा या लोअर लेवल पे नहीं आए। उस चीज पे एक अमेंडमेंट होना चाहिए कानून में कि उसको, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उसके हाथ में ऐसी पावर होनी चाहिए। अभी तो क्या 2 दिन का प्रतिबंध लगा देते हैं, 3 दिन का, उनके पास पावर होनी चाहिए चुनाव रद्द करने की। ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी तो आप अपने आप ही सब चीज देख। रिजवी साहब, मैं इस पर एक तुरंत मैं कमेंट रिजवी साहब का लेना चाहता हूं। रिजवी साहब, क्योंकि ये देखिए आधी आबादी की बात होती है, मैंने मुस्लिम महिलाओं से बात करी है, मुस्लिम महिलाओं को सुना है और पूरे देश भर ने सुना है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाएं इस पर क्या मत रखती हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि आदिल साहब थोड़ा देर पढ़े एक नशिस्त में, यानी एक साथ तलाक। देखिए, उनकी किताब में बस एक ही चैप्टर है, उनकी किताब में बस एक ही चैप्टर है, अज़दुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी उम्र लग जाए बस। ठीक है, कहीं कोई गलत है, कुछ बात है तो उसके लिए लोग जो है वो कानूनी तौर पर बात कर रहे हैं। बात होनी चाहिए। जहां तक सजा की बात है, अगर पहले ही हम कोर्ट में जा करके कुरान के हवाले से बात कर लेते
और कुरान का हवाला पेश कर देते, क्योंकि 1 महीने पे 1 तलाक और इस तरह 3 महीने में आप तलाक दे सकते हैं। लेकिन तलाक वो चीज खत्म हुई है और मैं समझता हूं कि उसको लेकर के कहीं किसी को एतराज नहीं है। और जहां तक सजा हो जाएगी, सवाल यह है कि आप 3 तलाक दें क्यों, आप न दीजिए। आपको आदिल भाई मेरे को यह बताइए कि मुमताज आलम रिजवी साहब, इस देश में आधी आबादी में जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सब गलत, आप जो कहें वो सही, अकबरुद्दीन ओवैसी जो भड़काएं वो सही, असदुद्दीन ओवैसी जो कहें वो सही, ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? हिमांशु साहब, करोड़ों मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया कि ये जबरदस्ती 3 तलाक नहीं चाहिए कानून है। हाँ। जबरदस्ती थोपा हुआ कानून है। नरेंद्र मोदी जी को, करोड़ों महिलाएं आपके पास आई थी लिखवाने, लिख के दिया, सुप्रीम कोर्ट में दिया, जाके जांच कर लो। करोड़ों महिलाओं ने लिख के दिया वहां पर, दस्तखत दिया, कुछ भी आपने। अच्छा, ये भी आपको ओवैसी साहब ने पढ़ाया? सिग्नेचर ये भी आपको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़ाया क्या? नहीं, आपसे बात समझा नहीं पाए क्योंकि आपकी बात में सच्चाई नहीं है। देखिए, समाज की अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने पढ़वाया, जो गोली मारने की बात करते हैं, जो लिंचिंग की बात करते हैं, कुछ नहीं किया। आपके ताऊ जो लिंचिंग की बात करते हैं, नहीं, आपके ताऊ मोदी जी बताए हैं। अच्छा जी, आपके जो ताऊ है मोदी जी बताए हैं। यही तो देखिए, यही जनता को देखना बड़ा अच्छा लगता है। आदिल भाई, मैंने यही कहा कि आप खुद टोपी नहीं पहनते, लेकिन मुमताज आलम रिजवी की टोपी पर आप सवाल उठाते हैं। आप खुद मुसलमान हैं, लेकिन दूसरे मुसलमान पर सवाल उठाते हैं। आपकी नजर में ओवैसी सही? अच्छा, ये बताइए, ये ओवैसी साहब कौन सा आदमी गोली खाया है तब भी लोगों के लिए, मदद के लिए खड़ा है, उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। और लोगों को जो भड़का रहे हैं वो कौन है फिर? ये बयानबाजी, ये क्या है? ये क्या है? ये भारत की अखंडता पर, हमारे देश की मिट्टी पर आक्रमण करने के लिए देश विदेश से पैसे खाता है। हाँ, हिमांशु जी, इस्लामिक देश को आजाद कराया, कितने लोगों ने गोलियां खाई हैं? ये तो हिंदी में भी है। देखिए, इस्लाम की तो गोलियां इस्लाम की दुहाई मत दीजिए। समाज की प्रगति के लिए रिजवी साहब मेरे को एक बात बताइए। रिजवी साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी से सुनिए ना, रिजवी साहब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। एक मिनट, प्रियंका जी, एक मिनट छपी हुई पढ़ लीजिए। रिजवी साहब मेरे को बस एक बात बता दीजिए। अरे एक मिनट, प्रियंका जी प्लीज। मुमताज आलम रिजवी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मुमताज आलम रिजवी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस्लाम में जो भी दीन शिक्षा जो भी है वो हर किसी के लिए अलग अलग है? ओवैसी भाई साहब कुछ और किताबें पढ़ते हैं, आप लोग कुछ और किताबें पढ़ते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक कुरान है और एक रसूल है, एक अल्लाह है, एक खान, सब एक है। तो ये परिभाषित अलग क्यों कर देते हैं? नहीं, कुछ लोग अपनी सुविधा से चीजों को लाते हैं और इसलिए मुझे लग रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वैसे एक बात देखिए, वक्त मेरे पास कम बचा है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आदिल भाई, जो आपने कहा मुमताज आलम रिजवी से कि आपकी टोपी कहां है, एक बार आईने के सामने खड़े होकर आप खुद पूछना अपने आप से कि आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी कहां है, और ये अकबरुद्दीन ओवैसी से भी पूछ लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।